हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा चैप्टर चल रहा है। आज फिर कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं कि अम्ल और क्षार की क्या पहचान होती है, उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं। मैंने बताया था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद तीखा कसैला कुछ कड़वा सा होता है। तो इस तरीके से हम चेक कर भी अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में अम्ल पाया जाता है। आज फिर हम इनके कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म हैं, यदि हमारे पास प्रयोगशाला में ये बहुत से पदार्थ दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें प्रयोगशाला में हमारे पास कुछ एसिड हैं, कुछ बेस हैं, यानी कुछ अम्ल दिए हुए हैं और कुछ क्षारक हैं। तो इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने उस दिन ही बताया था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ हमारे पास संश्लेषित सूचक भी पाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थेलीन है। तो इस तरीके से इनको समझने के लिए, याद करने के लिए हम एक टेबल्स बना लेंगे इसमें। जैसे यहाँ सूचक, यहाँ अम्लीय विलयन और ये क्षारीय विलयन। तो यहाँ सूचक में लिखेंगे जो हमारे सूचक हैं नीला लिटमस पेपर। तो नीला लिटमस पेपर को जब हमारे पास अम्ल और क्षार दो तरीके के यदि विलयन दिए हुए हैं, तो यदि नीले लिटमस पेपर को हम उनमें डुबोते हैं तो अम्लीय विलयन में वह लाल रंग दे देता है और क्षारीय विलयन में कोई भी उसके कलर में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, यदि लाल लिटमस पेपर है तो जब हम अम्ल में डुबोते हैं उसको, तो अम्ल में डुबोने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। और यदि क्षार में जैसे ही हम डुबोते हैं तो उसका कलर लाल से नीला हो जाता है। तो इस तरीके से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। यदि नीला हो जाता है तो समझ लो कि क्या है, वो क्षार है। अब दूसरा मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज का यदि विलयन हमारे पास है तो उसको हम क्या करते हैं, यदि अम्लीय विलयन है उसमें उसकी एक दो बूंद डालते हैं तो विलयन का कलर लाल हो जाता है। यदि लाल हो जाता है तब हम कहेंगे कि ये क्या है, अम्ल है। और यदि विलयन का रंग पीला हो जाता है तब हम कहेंगे कि यह विलयन क्षार है। इस तरीके से फिनोल्फ्थेलीन भी एक सूचक है। फिनोल्फ्थेलीन यदि अम्लीय विलयन है तो वो इसमें कोई रंग नहीं देता, उसमें डालने पर वह रंगहीन ही रहता है। दूसरा, क्षारीय विलयन में जैसे ही डालते हैं तो क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलीन गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से हम अम्ल और क्षार की पहचान प्रयोगशाला में कर सकते हैं। दूसरा, ये नोट कर लेना सभी, आगे पढ़ेंगे अब हम अम्ल क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल क्षार धातुओं के साथ
अम्ल और क्षार धातुओं के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं? तो इसमें एक क्रियाकलाप दिया है सबसे पहले। तो क्रियाकलाप देखते हैं कि क्रियाकलाप ये 2.3 है। इसमें है कि यदि एक परत नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दीजिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? और जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल भी दिए हुए हैं इसी तरीके से ये दोहराना। तो क्या होता है कि जब किसी अम्ल को, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये Zn है, जिंक के टुकड़ों सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले जाते हैं, H2SO4। तो यहाँ ये जिंक इस सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। तो यहाँ क्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है। जिंक इस सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट ये लवण प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से दूसरी अभिक्रिया है इसकी, Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ भी जो जिंक है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो HCl के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 बना लेता है प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। इसी तरीके से यदि कोई क्षार ले लें हम, जैसे NaOH प्लस Zn इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसमें भी जिंक क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेता है। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। तो ये सोडियम जिंकेट लवण है और यहाँ हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये क्षार और अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन इसमें पुनः यहाँ हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है। लेकिन ये सभी धातुओं के लिए ऐसा होना संभव नहीं है कि सभी धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस जो विस्थापित हो रही है इसकी हम कैसे पहचान करेंगे? यदि परकनली के मुंह पर जलती हुई माचिस की तिली यदि हम ले जाते हैं तो वह माचिस की तिली तेज ज्वाला के साथ फटफट की आवाज कर जलने लगती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो निकलने वाली गैस है वो क्या है? हमारी हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के पास यदि हम जलती हुई कोई भी वस्तु ले जाते हैं तो वो तेजी के साथ जलने लगती है और फटफट की आवाज करने लगती है। आइए दूसरा देखते हैं इसका अब। कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट
तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया तो यहाँ यदि हम कोई धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है? धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यदि इसकी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं 2HCl = यहाँ ये बना लेता है 2NaCl + CO2 + H2O। 2NaCl, ये NaCl क्या है? यहाँ लवण, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये जल। तो इसमें यदि किसी भी धातु कार्बोनेट की हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यदि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl = NaCl + CO2 + H2O। तो यहाँ भी इस अवस्था में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही बनती है और सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त होता है। तो चाहे धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही स्थिति में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से यदि प्रवाहित करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? चूने का पानी प्लस CO2 = CaCO3 प्लस H2O। यानी कि जब इसको हम प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम और अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो यह पुनः कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 = CaHCO3 का होल ट्वाइस। यहाँ ये क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से जब हम इस और अधिक मात्रा में, तो ये संगमरमर प्राप्त होता है, चूने का पत्थर। ये कई अवस्थाओं में पाया जाता है, कई रूप में, जैसे खड़िया है, संगमरमर है, चूने का पत्थर है। तो इस तरीके से ये पाया जाता है। तो ये नोट कर लें। आगे चलते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया।
धात्विक ऑक्साइड यहां धात्विक ऑक्साइड है ये प्लस अम्ल। जब किसी भी धात्विक ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये भी लवण और जल प्राप्त होता है। क्या बनता है? लवण और जल प्राप्त होता है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी धात्विक ऑक्साइड, यदि कोई धात्विक ऑक्साइड है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है? क्षारीय। यानी कि धात्विक ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। और अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे, इसी चैप्टर में जो बीच में क्वेश्चन होते हैं उन्हें देख लेते हैं अब। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम पीतल को समझेंगे कि पीतल क्या है। पीतल, तो पीतल जो बनती है वो क्या है? कोई धातु नहीं है, यह एक मिश्र धातु है, क्योंकि यह दो धातुओं के मिलने से हमें पीतल प्राप्त होती है। और वो धातु कौन कौन सी होती हैं? कॉपर प्लस Zn, जिंक। तो जिंक और कॉपर को हम इनके आनुपातिक मात्रा में मिला देते हैं सही तरीके से, तब हमें पीतल प्राप्त होती है। इसीलिए हम पीतल को धातु नहीं मिश्र धातु कहते हैं। अब बात आती है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन, तांबा कॉपर होता, कि तांबे और पीतल के बर्तन में हम दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखते हैं। तो इसका रखने का कारण है कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, दही भी खट्टी होती है, तो इन सभी दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण अम्ल पाए जाने के कारण ये धात्विक अम्ल बना लेते हैं जो विषैले होते हैं और हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जिनको खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल बर्तन की धातु से अभिक्रिया करके धात्विक अम्ल बना लेते हैं, जिसके कारण एक विषैला पदार्थ बन जाता है और वह विषैला पदार्थ हमारे लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हमको कभी भी पीतल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात कि जब अम्ल और धातुओं की अभिक्रिया होती है तो ये उस धातु के बर्तन को संक्षारित भी कर देते हैं, तो इसलिए भी उसमें नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच भी कीजिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, अभी मैंने बताया था कि धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे धातु Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ ये कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और ZnCl2 क्या है? लवण बनता है। इसी तरीके से यदि और भी कोई धातु ले लेते हैं, हम मैग्नीशियम ले लेते हैं,
Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। दूसरा एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लिया Mg प्लस H2SO4 ले लेते हैं। यहाँ दूसरा अम्ल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस MgSO4 प्लस H2। तो इस तरीके से यहाँ चाहे हम किसी भी अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, या किसी और दूसरे अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। हर परिस्थिति में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस तरीके से दूसरी चीज दी है कि जांच कैसे करेंगे। जांच करने के लिए हम जलती हुई माचिस की तिली परख नली के ऊपर ले जाते हैं, तो वह है तिली, जलती हुई तिली तेज ज्वाला के साथ फटफट की आवाज करके जलने लगती है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि इसमें निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अब कि कोई धात्विक यौगिक A तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। उससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है तो दूसरा कौन सा होगा? रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ CaCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू 2HCl ले लेते हैं, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो जैसा ही क्वेश्चन में दिया है कि जब किसी धात्विक अम्ल है, ये किसी कोई यौगिक दे रखा है, धात्विक यौगिक हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी अम्ल HCl के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड उसमें दिया है कि उसमें बनने वाला एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है और उसमें बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है, और उस गैस के पास यदि जलती हुई माचिस की तिली ले जाते हैं तो माचिस की तिली बुझ जाती है। तो वह गैस कौन सी है? तो इस गैस को बताने के लिए कौन सी गैस है इसकी हम कैसे पहचान करेंगे? तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की जब HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया यहाँ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड